नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है आपका विधान परिषद जो परीक्षा हुई थी 22 नवंबर को, उसका जीएस का आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। और ये सवाल काफ़ी नॉर्मल से हैं और ये जो सवाल हैं ये आने वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाले हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न हैं, इनको सभी को हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी कौन सी है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर इसके बताऊंगा। तो पेरू की राजधानी है विद्यार्थियों लीमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लानकला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों लद्दाख में है लानकला दर्रा। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है। विद्यार्थियों ये बहुत ही कॉमन से प्रश्न है, पेपर में खूब आते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। अब चूंकि यहाँ पर महाद्वीप पूछ रहा है तो जर्मनी यूरोप में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। सबको पता है, हिस्ट्री का बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, मॉडर्न इंडिया का बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। किस वर्ष हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पर ये भी बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, मौर्यों से संबंधित है, अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। अगर किसी ने मौर्य पढ़ा है और अभिलेख नहीं पढ़े उसने अशोक के, तो ये टॉपिक उसका अधूरा है। और बेसिकली मौर्यों से अक्सर करके जो प्रश्न पूछा जाता है वो अशोक के अभिलेखों से ही पूछा जाता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में, वो ब्राह्मी लिपि में है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे और लिपि है उनकी ब्राह्मी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये प्रश्न पूछ रहा है। सहायक संधि जो लेकर के आए थे लॉर्ड वेलेस्ली, ये पूछ रहा है यहाँ पर कि किस राज्य ने उसे सबसे पहले स्वीकार किया था। विद्यार्थियों इसका सही जवाब है हैदराबाद का निजाम, उन्होंने इसको सबसे पहले स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई किस विषय की महान विदुषी थी। तो ये संस्कृत की महान विदुषी थी और एक प्रमुख समाज सुधारक थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, और प्रश्न है 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्न में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई। 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों एनजीओ ऑक्सफोम इंटरनेशनल, इसने ये रिपोर्ट जारी की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन 5 से 9 जुलाई के बीच कहाँ आयोजित किया गया। ये प्रश्न है यहाँ पर। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों सिंगापुर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही नॉर्मल सा है, रीजनिंग का बहुत ही आसान प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में स्पोर्ट को लिख रहे हैं हम TPPRU, तो मैच को इस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा NAUCI, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, +1 0 +1 0 +1 0, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्विमर्स को इस कूट भाषा में इस तरीके से लिख रहे हैं, उसी तरीके से स्नेक्स को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, इसमें भी बस क्रॉस इस तरीके से कर दिया है, आप सॉल्व करोगे तो आप देख पाओगे इसको। सही आंसर इसका आएगा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, देखें यहाँ पे सही, यहाँ पर ये वाटर इमेज है, इसको हमें चुनना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखें, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है विद्यार्थियों, बजट कौन तैयार करता है। बजट के बारे में लोग पढ़ लेते हैं, बट अगर पेपर में वो यही पूछ ले कि बजट कौन तैयार करता है, तो ये बात कम लोगों को पता होती है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों का विभाग जो है ये बजट तैयार करता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, केंद्र सरकार के लिए बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। केंद्र के लिए बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किसकी खोज के लिए मिला था, ये पूछ रहा है। सही जवाब है इसका हेपेटाइटिस C वायरस की
खोज के लिए ये मिला था इनको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो ये दिया गया है सी सुरेश कुमार को। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य विद्यार्थियों आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। सही जवाब है इसका कतर, ऑप्शन सी। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये प्रश्न है। चंदेरी का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? काफ़ी अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल के विद्यार्थियों यहाँ पर देखा जाए तो दो जवाब हैं। ठीक है, हेमंत कुमार घोष भी इसका सही जवाब है और देवेंद्रनाथ टैगोर भी सही जवाब है। तो या तो इसका आंसर जो है, या तो इसका जवाब या जो इसका नंबर है सभी को मिलेगा, अन्यथा ये हटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 1930 में चिटगांव शस्त्रागार रेड की योजना किसने बनाई थी? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है मॉडर्न इंडिया का, और इसकी योजना बनाई थी मास्टर दा ने, जिनको कहते थे सूरसेन। सूरसेन एक टीचर थे, इनका उपनाम था मास्टर दा। तो इन्होंने ही चिटगांव शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, अगर कोई चुनाव में उम्मीदवार मांग करता है कि धांधलीबाजी हुई है, और बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है लोकसभा की। देखिए यहाँ पर यही चीज़ हमें देखनी होती है। अक्सर करके हम अंग्रेजी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी के विवरण में कोई कमी होती है या कोई विसंगति होती है, तो ऐसे में अंग्रेजी विवरण ही मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो, लेकिन किस चुनाव में ये नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसका अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन लोकसभा इलेक्शंस। तो लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए आप एक बार अंग्रेजी विवरण को भी पढ़ लिया करो, सही रहता है। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई उम्मीदवार मांग करे कि चुनाव में कोई धांधलीबाजी है, तो चुनाव में मतदान की पुनर्गणना करने का आदेश कौन दे सकता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। आगे क्वेश्चन नंबर 22। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सरकारी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों का मतलब है यहाँ पे बेसिकली राज्यपाल। तो राज्यपाल के पद के लिए ही सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशें लगाई थी। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। एक तरफ दी हुई है प्रश्न आकृति और पूछ रहा है ये जो प्रश्न आकृति है किस में निहित है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको देख लोगे, ये जो प्रश्न आकृति है केवल इसी में निहित है, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। कौन सा विकल्प जो है अन्यों से भिन्न है? तो देखो, तोता है, चिड़िया है, गिद्ध है, ये एक जैसे हैं, बट बतख अलग है, क्योंकि ये सभी उड़ते हैं, बतख उड़ती नहीं है, और प्लस ये लोग हवा में उड़ते हैं और ये पानी में रहती है, तो ये भी हो जाएगा। श्रेणी का अगला पद यहाँ पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सी श्रेणी चल रही है ना। आप देख पाओगे 5 से 7 हो रही है, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओ जी। आप देख सकते हो बहुत नॉर्मल सा है ना, 22 से 19, 16, 13, 10 इस तरीके से। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका आंसर है 9 डिग्री चैनल। लेक विक्टोरिया कहाँ पर स्थित है? तो लेक विक्टोरिया जो है विद्यार्थियों, वही झील है जहाँ से निकली है नील नदी, और ये अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिजनौर से होकर के बहती है? तो मैंने इसके लिए बाकायदा नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया है जियोग्राफी में, तो आप उसमें अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर है गंगा। ये मेरे लेक्चर से ही आया हुआ प्रश्न है, आप चाहो तो देख सकते हो, नदियों वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? तो सांची तो एमपी में है, हम्पी कर्नाटका में है, चार मीनार हैदराबाद में है। ऑप्शन बचता है नाहरगढ़, यही राजस्थान में है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है।
मुकुर्ती शिखर किस राज्य में स्थित है? तो विद्यार्थियों, जो मुकुर्ती शिखर है ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना किसके लिए लागू की गई है? तो ये स्कूल जाने वाली बच्चियों की सुरक्षा के लिए है, ऑप्शन ए इसका सही है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, ये किस क्रम का था ये पूछ रहा है। तो ये 11वें क्रम का था, ठीक है, ये लखनऊ में हुआ था। जो 10वें क्रम का डिफेंस एक्सपो था ये चेन्नई में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। ये 11वें क्रम का था जो लखनऊ में हुआ। ऑपरेशन नकेल, ये कुछ ऐसा सवाल था कि जिसको ज़्यादातर विद्यार्थी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये एक तो कोई स्टेट लेवल का ऑपरेशन नहीं था, ना ही कोई सेंट्रल लेवल का ऑपरेशन था। ये एक लोकल, एक शहर का ऑपरेशन था जो कि कानपुर में चलाया गया। और किसके लिए चलाया गया? ये जो ऑटो रिक्शा से लगने वाला जाम होता है, इससे निजात पाने के लिए चलाया गया था। तो ये एक लोकल न्यूज़ थी, उसके आधार पर ये सवाल बना दिया गया। तो अगर कोई कानपुर का लोकल होगा वो तो इसको कर आया होगा, अदरवाइज तो ये सभी का गलत ही जाने वाला है, या फिर आपने छोड़ दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है पलामू, ऑप्शन बी। लैगून झील का उदाहरण बताइए। मैंने आपको झीलें पढ़ा रखी हैं ज्योग्राफी में, उससे पूछा गया प्रश्न है। लैगून झील वो होती हैं जो समुद्र से जुड़ी हुई होती हैं, और ये इनमें से केवल एक ही झील ऐसी है जो समुद्र से जुड़ी हुई है, वो है चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए, रबी की फसलें वो होती हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं दिवाली के बाद, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। वो सारी की सारी रबी फसलें हैं। इनमें से चाहे सरसों हो, चाहे सूर्यमुखी हो या गेहूं हो, सब रबी की फसलें हैं। मूंगफली रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय के जरिए सबको पता है स्विट्जरलैंड में है। भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? सन 2000 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया है 24 जनवरी 1950 को। ये जो प्रश्न है ये PCS 2020 में भी आया था, तो वहीं से ये डायरेक्टली उठा लिया गया है। अगला प्रश्न है जियोग्राफी का, बहुत सामान्य सा है, सौरमंडल वाले चैप्टर से है, कि प्लूटो को, जो हमारा प्लूटो है, उससे ग्रह का दर्जा कब छीन लिया गया, या बेसिकली उसको बौने ग्रह का दर्जा कब दे दिया गया, क्योंकि दोनों एक ही समय की घटनाएं हैं तो कोई भी पूछ सकता है। सही आंसर है इसका 2006। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कौन सा महोत्सव होता है? तो अगर आपने यूपी स्पेशल पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। सही आंसर है इसका कजरी महोत्सव। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप क्या है? ठीक है, नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, और इसका जो हेलीकॉप्टर वेरिएंट है वो कहलाता है हेलिना, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों राइबोज। अगला प्रश्न, किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरीके के होते हैं, जीव ऊर्जा पिरामिड, जीव भार पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड। इसमें से केवल जीव ऊर्जा ही पिरामिड ऐसा होता है जो सदैव सीधा बनता है। इसके अतिरिक्त चाहे जीव संख्या हो या जीव भार हो, ये उल्टे अथवा सीधे दोनों ही प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है ऊर्जा पिरामिड, तो ऊर्जा पिरामिड तो हमेशा सीधा ही बनेगा, ध्यान रखा जाए हमेशा। अगला प्रश्न है गंधक का परमाणु भार कितना है? तो गंधक का परमाणु भार तकरीबन होता है 32, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? ऊर्ध्वपाती प्रकृति क्या होती है विद्यार्थियों? तो ऊर्ध्वपाती प्रकृति का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, वो द्रव में नहीं आते, यानी ठोस से सीधा गैस बन जाएगा, उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपाती प्रकृति। जैसे कपूर होता है ठोस अवस्था में, आप खुला छोड़ दीजिए तो सीधा गैस बन जाएगा, तो ये आपका ऊर्ध्वपाती प्रकृति का हो गया। इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो देखो, आयोडीन भी है, कपूर भी है, और नेफ्थलीन की गोलियां भी हैं जो हम कपड़ों में डालते हैं कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए। उसमें वाइट रंग की छोटी छोटी गोलियां डाल दी जाती हैं सल्फास जैसी, और वो सीधे सीधे गैस बनती हैं ठोस से।
तो ये सभी के सभी ऊर्ध्वपाती प्रकृति के हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा साइंस का सवाल था, ज़्यादातर लोग इसको नहीं कर पाए होंगे क्योंकि थोड़ा कोर टॉपिक था ये। डेविसन व जर्मन प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है किसको? डी ब्रोगली संकल्पना को। ठीक है। और अंतिम प्रश्न, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? तो ये तो हाई स्कूल इंटर में आपने खूब पढ़ा होगा कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है दोहरी होती है, यानी प्रकाश में तरंग के भी गुण होते हैं और कणों के भी गुण होते हैं, इसलिए दोहरी प्रकृति का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। तो ये थे 50 प्रश्न जो कि जुड़े हुए थे विधान परिषद परीक्षा 2020 के एग्ज़ाम से। पेपर काफ़ी सरल था, तो ऑब्वियस बात है मेरिट इसकी हाई जाएगी। दूसरा, वैकेंसी इसमें काफ़ी कम है, केवल 19 वैकेंसी थी, तो इसमें इस वजह से मेरिट तो इसकी काफ़ी हाई जाने वाली है। फिर भी आप लोग इस पेपर को कम से कम लगा ही सकते हैं, क्योंकि आपके जो आने वाले पेपर हैं उसमें से आपको इससे हो सकता है कोई सवाल मिल जाए। तो आप मुझे बताइए कि आपका अगर कोई डाउट हो या कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।